चलो भाई कर लो कमाइयाँ, बताओ तो सही है। चल कर दे, कोई बात नहीं, ऐसे हो रहा होता है ऑफलाइन, बहुत सी चीज़ें होती हैं, ब्लूपर्स होते हैं। क्या हो गया? हाँ तो तुम मुझे बताया तुमने कि ये ऑन हो गया है। हाँ अब बोल, अब जा रहे। बंद है। क्या मसला हुआ है? सामने देखिए। सामने देख रहा था पहले भी, तूने कहा नहीं हो रहा। जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टार्स एकेडमी हेड ऑफिस जॉर्ज टाउन लाहौर। वी आर गोइंग टू रिज्यूम लेक्चर नंबर 10 टूवर्ड्स लेक्चर नंबर 11। तो हम उसको रिज्यूम कर रहे हैं लास्ट टाइम जो अपने टॉपिक किया था। और द प्रीवियस उमर भैया, एक तो आप लेक्चर लेट शुरू कर रहे होते हैं, एक आप। हाँ जी, अब आवाज़ आ रही है बेटे जी आपको? जी थैंक यू। अच्छा चलें जी, बात हम लोग बेटे लास्ट टाइम लिपिड्स के ऊपर कर रहे थे और हमने ये बात पढ़ी लास्ट टाइम कि हाउ डू द सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर डिफरेंट। हम लोगों ने लास्ट टाइम लिपिड्स की प्रॉपर्टीज़ के साथ बात स्टार्ट की थी। हमने कहा था लिपिड्स असल में नंबर ऑफ ऑक्सीजन कम कंटेन करते हैं, इस वजह से इनका मास कम होता है, इनकी डेंसिटी कम होती है, इनके यहाँ पोलैरिटी नहीं होती है, हाइड्रोफोबिक नेचर के कंपाउंड होते हैं, इसलिए ये एक्वस मीडियम के अंदर डिज़ोल्व नहीं हो रहे होते हैं। हाँ, और अगर ये डिज़ोल्व होते हैं तो ये ABCDE यानी कि एसीटोन के अंदर, बेंजीन के अंदर, क्लोरोफॉर्म के अंदर, डायथाइल ईथर में और एथेनॉल में डिज़ोल्व हो रहे होते हैं। और ये आपके पास वो कंपाउंड है जो कि स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी के तौर पे यूज़ किए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के मुकाबले में डबल एनर्जी कंटेन करते हैं। हमने ये बात पढ़ी थी कि लिपिड आपके पास वर्ड लिपोस ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट हुआ, जिसका मतलब ग्रीजी अपीयरेंस होता है। फिर उसके अलावा हम लोगों ने ये बात पढ़ी कि अगर आप कभी लिपिड को मेरे बेटे डिफाइन करते हो तो आप हमेशा ये बात करते हो कि लिपिड्स को जब कभी भी डिफाइन किया जाता है तो ये कहा जाता है कि ये असल में आपके पास हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड हैं। दीज आर हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स, ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स related to फैटी एसिड्स। ये बात हम लोगों ने कल पढ़ी थी और हम लोगों ने ये कहा था कि जब आप किसी चीज़ को हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड कह रहे हो और 2 फैटी एसिड्स की बात करते हो तो हम लोग ये कहते हैं कि जी हेट्रोजीनस का असल में मतलब क्या होता है। हेट्रोजीनस का मतलब ये होता है कि ये आपके पास ना हमेशा लिपिड डिफरेंट तरह की चीज़ों को मिलाने से बनते हैं। सेम तरह की चीज़ों के मिलने से लिपिड्स नहीं बनते हैं बेटे। हमेशा जब कभी डिफरेंट तरह की चीज़ें आपके पास मिल रही होती हैं तो तब आपके पास लिपिड्स क्रिएट होते हैं और इसी बेस के ऊपर हम लोग इसकी क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं। लास्ट टाइम आपके साथ एक बात ये चल रही थी कि हम लोग फैटी एसिड्स को पढ़ते हैं और फैटी एसिड आपके पास एक ऐसी चीज़ होती है जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड होते हैं। अब देखिएगा कि जब कभी हम लोग फैटी एसिड को कैटेगराइज करते हैं, ये डिफरेंस मैंने कल पढ़ा दिया था, मैं इसको रिपीट नहीं करने जा रहा। मैं सिर्फ ये लिख रहा हूँ कि आपके पास कुछ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं और कुछ आपके पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब वो फैटी एसिड जो आपके पास सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड लोकेट करते हैं। सैचुरेटेड में जो कि एस आता है, इसलिए ये सिंगल बॉन्ड कंटेन करते हैं, ये रूम टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड हुआ करते हैं और मेरे बेटे ये आपके पास स्ट्रेट चेन्स कंटेन करने वाले होते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इसके मुकाबले में रिंग कंटेन करते हैं, 1 से लेकर 6 तक डबल बॉन्ड मौजूद हो सकते हैं, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड हो सकते हैं। इस तरह की बातें हम लोग यहाँ पर करना शुरू करते हैं और हम लोग मज़ीद ये बात देखना शुरू करते हैं कि अगर आप सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को एग्जाम्पल करना शुरू करें तो हम लोग ये कहते हैं कि भाई सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड की एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी हमें ये देखने में नज़र आती है
कि जैसे जैसे आपके पास चेन बड़ी होती चली जाती है, यानी आपके पास जैसे जैसे कार्बन और कार्बन चेन बढ़ती चली जाएगी, कार्बन कार्बन चेन के बढ़ने से ये डायरेक्टली एसोसिएट करेगी कार्बन कार्बन चेन के बड़े होने से आपके यहाँ जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं वो बढ़ना शुरू होते हैं। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि जी ये कार्बन कार्बन चेन बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट कैसे बढ़ रहे होते हैं? तो बेटे बड़ी सीधी सी बात यह है कि अगर मैं आपको कहता हूँ कि दो चेन्स आपके पास दो स्टिक्स हैं और ये दोनों स्ट्रेट स्टिक्स हैं, हाँ लेट्स सपोज ये स्ट्रेट स्टिक्स आपके पास पाई जाती हैं और आप इनको बांधना शुरू करते हैं। आप एक गिरा से बांधते हैं, दो से बांधते हैं, तीन से बांधते हैं, जैसे जैसे आपके पास ये बंधते चले जाते हैं आपके पास ये कॉम्प्लेक्स उतने ज़्यादा इंट्रैक्शन कंटेन करते हैं। यानी मैं आपसे बात क्यों करता हूँ कि अगर लेट सपोज ये कार्बन 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 और कार्बन की चेन है, ये अगेन कार्बन 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 और कार्बन की चेन है, तो बेटे ये चेन्स एक दूसरे को यूं एक दूसरे से अट्रैक्ट कर रही हैं। अगर ये चेन स्ट्रेट हैं और बिल्कुल एन एक दूसरे के सामने मौजूद हैं तो लाजमी बात है बेटे कि ये एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन करते हैं। जब कभी हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि आपके पास कार्बन और कार्बन चेन के सामने यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाया करते हैं, तो डबल बॉन्ड आने की वजह से यहाँ पर टिल्ट प्रोड्यूस होती है, यानी किंक होना शुरू होती है, और किंक जब प्रोड्यूस होती है यहाँ से ये चेन टेढ़ी हो जाती है। टेढ़ी होने की वजह से क्या बेटे वहाँ पर अट्रैक्शन प्रोड्यूस हो पाएगी? हमने कल भी ये बात पढ़ी थी कि वहाँ पर अट्रैक्शन नहीं हो पाएगी, और जब कभी अट्रैक्शन नहीं हो पाएगी तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आज जो बात मैं आपके साथ कर रहा हूँ वो ये कि आपके पास जैसे जैसे चेन लंबी होती चली जाती है वैसे वैसे उसके मेल्टिंग पॉइंट बढ़ते जाते हैं। अच्छा, वो किस तरीके से हम ये बात पढ़ते हैं? जैसे मैं ये कहता हूँ कि अगर आपके पास 4 कार्बन की एक चेन पाई जाती है जिसको हम लोग ब्यूटारिक एसिड का नाम देते हैं, ठीक है? तो ब्यूटारिक एसिड आपके पास बटर में पाया जाता है, और आप ये देखते हैं कि ये जो अपना मेल्टिंग पॉइंट कंटेन करता है ये अप्रॉक्सीमेटली कोई -8 के करीब होता है। यूजुअली बटर जो होते हैं वो आपके पास मेल्ट होने की टेंडेंसी रखते हैं। हम कहते हैं कि जी आपके पास बटर सॉफ्ट क्यों होता है? भाई सॉफ्ट होने की बड़ी सीधी सी वजह है कि उसकी 4 कार्बन की चेन है जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, तो वो तो बहुत कम अट्रैक्शन है ना, इस वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है। आप इससे ऑनवर्ड मूव करते हो तो आपके पास कार्बन 14 वाला मायरिस्टिक एसिड पाया जाता है, और ये मायरिस्टिक एसिड का ना बेटे 54 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। फिर इसी तरीके से C16 वाला जो कि बहुत कॉमन है और आपको एनिमल ओरिजिन में मिलता है, जिसको हम लोग पैल्मिटिक एसिड कहते हैं, और ये जो पैल्मिटिक एसिड होता है ये अप्रॉक्सीमेटली 63.1 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट रखता है। अगर यहाँ पर C18 की बात की जाए तो बेटा C18 में आपके पास स्टेरिक एसिड होता है, और स्टेरिक एसिड कोई 69.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कंटेन करता है। आप ये देख रहे हो कि जैसे जैसे हम लोग चेन की लेंथ बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे उनके बॉन्डिंग्स वैंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही हैं, और जैसे जैसे वैंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही हैं वैसे वैसे आपके पास मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता चला जा रहा है। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि आपके पास C18 वाले ओलिक एसिड्स पाए जाते हैं, तो बेटे ये ओलिक एसिड के पास एक डबल बॉन्ड मौजूद होता है। इस एक डबल बॉन्ड आने की वजह से ये चेन कार्बन नंबर 9 और 10 के ऊपर टिल्ट इख्तियार कर लेती है। जिस वक्त ये चेन टिल्टेड हो जाती है तो टिल्टेड चेन होने की वजह से ओलिक एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो फ़ौरन यहाँ से ड्रॉप होकर 13.4 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जिसको फेडरल ने थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कोई 4 डिग्री सेल्सियस ही लिखा है, जबकि हम कहते हैं कि जी ये तकरीबन 13.4 डिग्री सेल्सियस तक इसका मेल्टिंग पॉइंट जाता है, और ये ऑलिव ऑयल के अंदर ये ओलिक एसिड पाए जाते हैं। समहाउ हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि क्या ये ज़रूरी है कि आपके पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड
सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड कंटेन करता है। हम कहते हैं ऐसा नहीं होता। आपके पास जब कभी भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को पढ़ा जाता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड असल में आपके पास दो तरह के होते हैं। एक मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं और एक पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हुआ करता है। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की तो बड़ी बेहतरीन एग्जांपल आपके पास ऑलिक एसिड मौजूद है, ठीक है। ऑलिक एसिड जो है वो आपके पास बड़ी बेहतरीन एग्जांपल मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की है। जब कभी मेरे बेटे आप पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पढ़ना शुरू करते हो तो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर जहाँ पर मल्टीपल डबल बॉन्ड्स मौजूद हो सकते हैं, उनके अंदर आपके पास मौजूद होता है लिनोलिक एसिड, ठीक है जी। लिनोलिक एसिड मौजूद है और लिनोलिक एसिड के अंदर दो डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। इसी तरीके से वो जिसके यहाँ 3 डबल बॉन्ड मौजूद होते हैं वो असल में लिनोलैनिक एसिड है, ठीक है। और वो जिनके यहाँ 4 डबल बॉन्ड मौजूद होते हैं वो आपके पास अरेकिडोनिक एसिड है। सो समहाउ हम लोग ये कह सकते हैं कि ये वो फैटी एसिड्स आपके पास पाए जाते हैं जिनके यहाँ 2, 3 और 4 तक डबल बॉन्ड मौजूद हो सकते हैं। अच्छा, ये वो फैटी एसिड जिनके अंदर 2, 3 और 4 तक डबल बॉन्ड मौजूद होते हैं, इनको पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहा जाता है। और बेटे ख़ास बात ये है कि ये सारे के सारे फैटी एसिड असल में वो फैटी एसिड हैं जिनको हम लोग एसेंशियल फैटी एसिड्स कंसिडर करते हैं। यानी एसेंशियल फैटी एसिड आप इन्हें क्यों कह रहे होते हैं कि ये आपके पास वो ग्रुप से बिलोंग करते हैं, उस ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, उससे ताल्लुक़ रखते हैं जिसके अंदर हम एक बात ये पढ़ते हैं कि ये आपकी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं हो रहे होते, ये आपको किसी न किसी तरीके से बाहर से लेना पड़ते हैं। शायद आपने कभी ना ओमेगा 6 का नाम सुना होगा या ओमेगा 3 का नाम सुना होगा। अक्सर आपने कभी ब्लू बैंड की कमर्शियल देखी होगी, डालडा की कमर्शियल देखी होगी, सीजन्स कनोला ऑयल की कमर्शियल देखी होगी। तो उसमें वो आपको कहते हैं कि हम आपको ओमेगा 3 और ओमेगा 6 दे रहे हैं। भाई क्यों इतना शोर मचा रहे हो कि अगर आप तुम ओमेगा 6 और ओमेगा 3 दे रहे हो? उसकी वजह ये है कि आप अपनी कम्युनिटी को ये बताना चाह रहे हो कि भाई ये आपके पास बनते नहीं हैं, हम आपको ये दे रहे हैं क्योंकि ये आपकी डाइट के लिए बहुत ज़रूरी है। सो दैट्स वाई हम ओमेगा 6 ओमेगा 3 की बात करते हैं। अच्छा, एनी हाउ जी, हम लोग मूव करते हैं अगेन अपनी क्लासिफिकेशन की तरफ और बार बार ये बात पढ़ते हैं कि हमारे पास ये हेट्रोजीनस ऑफ ग्रुप ऑफ कंपाउंड क्या चीज़ होती है। हमने कहा जनाब, जब कभी भी आप कोई भी लिपिड को जोड़ेंगे, आप हमेशा जब कभी लिपिड्स को जोड़ रहे होंगे, ये लिपिड्स दो तरह के आपके पास हुआ करेंगे। या तो मेरे बेटे ये आपके पास एसाइल ग्लिसरॉल होते हैं या ये आपके पास वैक्सेस हुआ करती हैं। अच्छा, जब कभी हम लोग ये बात पढ़ते हैं ना कि एसाइल ग्लिसरॉल्स क्या होते हैं और वैक्सेस क्या होती हैं, तो यहाँ पर ना एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो ख्याल की जाती है वो ये है कि कल भी मैंने आपसे वैसे बात की थी कि एसाइल ग्लिसरॉल एक मेजर ग्रुप है जिसमें मोनोएसाइल, डाईएसाइल और ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल्स होते हैं। ज़्यादा प्रोमिनेंटली जो ग्लिसरॉल्स हमारे पास पाए जाते हैं वो ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल होते हैं। इस वजह से हमको कहते हैं कि जी वो ज़्यादा अबंडेंट फॉर्म में पाए जाते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने एक बात ये की थी कि ये जो आपके पास सारे ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल्स हैं ये असल में NTS लिपिड्स होते हैं, यानी ये न्यूट्रल होते हैं। तो मैंने आपसे कल बात यूँ की थी कि न्यूट्रल इस वजह से होते हैं क्योंकि इनके यहाँ कोई OH ग्रुप फारिक बचता ही नहीं है जो कि अपनी कोई बेसिक प्रॉपर्टी या एसिडिक प्रॉपर्टी को शो कर सके। फॉर एग्जांपल, मैं अगर आपसे ये कहता हूँ कि मेरे पास ये एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है विच हैव 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स एंड 5 हाइड्रोजन्स उसके साथ अटैच हैं।
ठीक है, ये ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है और इस ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल के साथ अटैच हैं नाइट्रोजीनियस कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स, और ये मेरे बेटे एक आर चेन है, ये आपके पास एक और फैटी एसिड का ग्रुप है और ये उसकी आर चेन है, ये एक और कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गया और ये पूरा फैटी एसिड बन गया। सो हमने कहा जनाब ये आपके पास इस तरह से मौजूद होते हैं। अब ये दो ख्याल इसके ऊपर पाए जाते हैं कि आपके पास हाइड्रोजन कौन रिलीज़ कर रहा होता है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप कौन रिलीज़ करता है। हम फेडरल के अकॉर्डिंग अगर ये बात करते हैं तो हम लोग ये कहते हैं कि आपके पास ये जो ग्लिसरॉल्स होते हैं ये हाइड्रोजन देते हैं और कार्बोक्सिलिक ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रोवाइड करता है और इस तरह से एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होता है और आपके पास यहाँ पर एक एस्टर लिंकेज फॉर्म होता है। मोर ओवर अगर आप पीटीबी के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो वो ये कहता है कि एसिड अपने तौर पर हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है और ग्लिसरॉल जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रोवाइड करता है। ये दोनों बातें किसी न किसी पैरामीटर में ठीक हैं। वो कैसे ठीक है कि जब कभी आपके पास एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं तो एंजाइमेटिक रिएक्शंस के अंदर इसी तरह के अमल चलते हैं जैसा कि आपके पास पीटीपी में मेंशन किया गया है। और जब कभी हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि फिजिकल सिस्टम के अंदर रिएक्शन चलते हैं तो तब आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ रहा होता है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एंड और हाइड्रोजन आ रही होती है फ्रॉम द ग्लिसरॉल। तो इसमें इतनी कोई बात नहीं है। हम लोग यहाँ पर ये बॉन्ड्स बना देते हैं कि आपके पास यहाँ से और यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल एमिट हो रहे होते हैं। और आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि एक ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल के अंदर कितने फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं तो आप कहते हैं 3 फैटी एसिड पाए जाते हैं। आप कहते हैं कोई पूछता है कितने एस्टर बॉन्ड्स बनते हैं तो आप कहते हैं यहाँ पर ट्राई एस्टर लिंकेजेस बनते हैं। कोई आपसे ये सवाल पूछता है यहाँ पर कितने वाटर मॉलिक्यूल्स एमिट होते हैं तो आप कहते हैं 3 वाटर के मॉलिक्यूल एमिट हो रहे होते हैं। अगर कोई सवाल आपसे ये पूछता है कि ये बताइए कि यहाँ पर कितने ग्लिसरॉल मौजूद होते हैं तो आप कहते हैं एक ही ग्लिसरॉल होता है, क्योंकि ग्लिसरॉल एक होगा, ये पेरेंट एक बेस है, इसके साथ फैटी एसिड्स अटैच है। अक्सर स्टूडेंट ये सवाल पूछते हैं कि इज़ इट नेसेसरी कि आपके पास सारे के सारे फैटी एसिड सेम होंगे। नहीं बेटे, ये ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास फैटी एसिड सब के सब सेम हों तो हम उसे बोलते हैं कि ये एक प्योर फैट है। अगर फैटी एसिड्स आपके पास डिफरेंट हों तो उस सूरत में हम इसे मिक्स्ड फैट का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये जो डिफरेंट फैट्स के बारे में बात की जाती है कि ये आपके पास मिक्स्ड फैट है या प्योर फैट है, ये असल में उसकी फैटी एसिड की बेस पे बात की जा रही होती है। कल आपके साथ ये बात हो रही थी कि इनको हम लोग ट्रू लिपिड कहते हैं। ये भी बात हुई थी कि ये लिपिड की सारी प्रॉपर्टीज़ को फुलफ़िल करते हैं, इस वजह से ट्रू लिपिड्स कहलाते हैं। जितनी भी स्टोरेज में फॉर्म ऑफ एनर्जी जो आपके पास मौजूद है आज भी, वो असल में इसी की फॉर्म में मौजूद होती है। अच्छा, फिर हम लोग ये कहते हैं कि वैक्सेस की क्या इंपॉर्टेंस है। मेरे बेटे सादा सी सिंपल सी बात हम वैक्सेस में ये करते हैं कि वैक्सेस दर हकीकत आपके पास एक मिक्सचर का नाम है, यानी ये मुख्तलिफ चीज़ों का मिक्सचर है। अच्छा, मिक्सचर क्या चीज़ें होती हैं? हम कहते हैं असल में ये केमिकली रिएक्ट नहीं किए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि इसने मुख्तलिफ चीज़ों को केमिकली रिएक्ट किया, बल्कि असल में ऐसा है कि ये आपके पास ऐसे कंपाउंड है जो कि हम लोगों ने मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड को मिक्स किया है। अच्छा, बड़ी सीधी सी बात है, मतलब एक खातून है और वो बड़ी जद्दोजहद कर रही हैं, बड़ी मेहनत कर रही हैं। जैसे वो आपने शायद कभी मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी को पढ़ा होगा, तो मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब फरमाते हैं कि दुनिया में 12% ख़वातीन ऐसी हैं, यानी हम कहते हैं कि दुनिया में ज़्यादातर ख़वातीन वो कहते हैं बहुत मेहनती होती हैं, मर्दों के मुकाबले में बहुत मेहनती होती हैं। 12% ख़वातीन असल में दुनिया में मेहनत आपके पास खूबसूरत पैदा होती हैं, बाकी तमाम की तमाम ख़वातीन अपनी मेहनत से ये मुकाम हासिल करती हैं। तो जब आपने ये कहा ना कि अपनी मेहनत से ये मुकाम हासिल करती हैं, सो इस बेस पर वो मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब फरमाते हैं कि ये बहुत मेहनती होती हैं। अच्छा, यानी हो जी, हम कहते हैं कि अगर इनका एक क्रीम से फ़ायदा नहीं होता है, मतलब आपने ग्लो एंड लवली लगाई है, पहले आप फेयर एंड लवली लगाती थी, आप ग्लो एंड लवली लगाती हैं, लेकिन कोई फ़ायदा फाका नहीं हो रहा है, तो आप उसमें फ़ायदा ब्यूटी क्रीम भी मिला लेती हैं। 22 31 90 पूनिया ब्रदर्स पूरा,
आप उसमें भी डाल देते हैं, शायद इससे फ़ायदा हो जाए। अच्छा, फिर इस तरह स्टिलमेंस डाल लेती हैं, गोल्डन पर्ल डाल देती हैं, पोलीफैक्स डालती हैं, बैट्रोवेट डालती हैं, पता नहीं क्या क्या। बट मैंने देखा है इस तरह का ना। मैं पहले ब्यूटी पार्लर में ही काम करता था। अच्छा, नहीं हम ये बात पढ़ रहे होते हैं कि हम ये कहते हैं कि भाई आपके पास वैक्सेस मिक्सचर होता है। अच्छा, आसान, जैसे मेरा ये बेटा, ये जो इसको अभी समझ नहीं आई, उसने कहा सर आपको कैसे पता। बेटा आप ये क्रीमों वाली एग्जांपल को ना समझे, आप एग्जांपल समझे। आपने कभी दाल चावल खाए होंगे, तो दाल चावल भी जो जैसे मिक्स हो रहे होते हैं ना, वो उसमें भी कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा होता, ठीक है। सो एनी हाउ जी, चलें, ये तो एक ऑन ए लाइटर नोट हम लोग बात कर रहे थे। वैक्सेस बेसिकली आपके पास मिक्सचर हुआ करते हैं, और जब कभी हम लोग मिक्सचर की बात करते हैं तो हम लोग ये कह रहे होते हैं कि भाई ये जो मिक्सचर हैं, ये मिक्सचर होगा एस्टर्स का। एस्टर्स के साथ आप जोड़ लोगे अल्कोहल्स को, और साथ में जोड़ोगे कीटोन्स को, और साथ में आप लोग अटैच कर रहे होगे लॉन्ग चेन एल्डिहाइड्स को, ठीक है। अच्छा, आज तक 2018 तक कोई सवाल नहीं पूछा गया वैक्सेस में से। उसके बाद एक सवाल आया, और वो सवाल ये था कि आपके पास लिपिड्स में सबसे ज़्यादा हाइड्रोफोबिक नेचर के कंपाउंड कौन से होते हैं। तो भाई आपके पास जो एक्सट्रीमली हाइड्रोफोबिक नेचर के कंपाउंड हैं वो असल में वैक्सेस ही हुआ करते हैं। अब आप ये कहेंगे कि सर ये देखें, यहाँ पर भी तो एस्टर हैं, यहाँ पर एसाइल ग्लिसरॉल में भी तो एस्टर्स हैं, तो असल में इनमें फ़र्क क्या है। अच्छा, तो हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि भाई इसमें फ़र्क क्या है, ठीक है। लें जी, हम कहते हैं जनाब, यहाँ पर जो एस्टर्स आपके पास पाए जाते हैं ना बेटे, वो एस्टर्स बनते हैं अल्कोहल से और फैटी एसिड से। आपने कहा सर वो ग्लिसरॉल भी तो अल्कोहल ही है, ग्लिसरॉल कोई दूसरे कबीले से ताल्लुक नहीं रखता, वो भी तो अल्कोहल ही है। बेटे यहाँ पर दुनिया जहान का कोई अल्कोहल हो सकता है, लेकिन ग्लिसरॉल नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे कभी आपने शायद उनका शेर सुना होगा खलीलुर रहमान कमर का, वो ये फरमाते थे, वो कहते थे कि माना ये कि भूला नहीं हूँ, ये भी नहीं कि याद आते हो, माना ये कि भूला नहीं हूँ, ये भी नहीं कि याद आते हो, पहले सबसे पहले तुम थे, अब तुम सबके बाद आते हो। तो यानी पहले हम जब कभी हम लोग असाइल ग्लिसरॉल की बात करते थे ना बेटे, तो असाइल ग्लिसरॉल की जब कभी हम लोग बात किया करते थे, तो हम लोग ये कहते थे कि असाइल ग्लिसरॉल के अंदर ग्लिसरॉल लाजमी है, और कोई है कि नहीं है। अब हम ये कहते हैं कि भाई ग्लिसरॉल नहीं होना चाहिए, बाकी जो मर्जी जिस मर्जी को ले आओ, लेकिन वो नहीं होनी चाहिए, ग्लिसरॉल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो ये एक फ़र्क है, और ये बहुत बड़ा फ़र्क है। अच्छा, दूसरे नंबर पर हम ये कहते हैं कि वहाँ पर तो एक ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड, यहाँ पर एक ही चेन जुड़ेगी, और जो चेन भी फैटी एसिड की जुड़ रही होगी ना बेटे, वो कॉम्प्लेक्स फैटी एसिड होगा, वो सिंपल फैटी एसिड नहीं होगा। ये बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स फैटी एसिड होगा, सिंपल नहीं होगा, ठीक है। सो यहाँ पर जो अल्कोहल्स और फैटी एसिड्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स अल्कोहल्स और फैटी एसिड्स होते हैं। और एल्डिहाइड्स की भी अगर आपने चेन्स की बात की होगी, तो हम लोग यही कहते हैं कि जो एल्डिहाइड की भी चेन यहाँ पर पाई जाती है, वो एल्डिहाइड की चेन भी जो यहाँ पर मौजूद है, वो कार्बन 25 से कार्बन 35 की चेन है, ठीक है। अच्छा, मोर ओवर हम लोग बेटे क्या बात पढ़ते हैं, हम कहते हैं कि यार आप इससे आगे चलिए, तो हम लोग ये कह रहे होते हैं कि जब कभी आप वैक्सेस को डिस्कस करते हो, तो वैक्सेस आपके पास प्लांट्स एनिमल्स दोनों में पाए जाते हैं। तो जब कभी आप इसकी प्लांट में एग्जाम्पल पढ़ना शुरू करते हो, तो हम कहते हैं जी क्यूटिन इज़ अ वेरी बेस्ट एग्जाम्पल। हाँ, या हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि प्लांट में सुबरिन वैक्स है, जो कि एंडोडर्मिस के पाथवे को कंट्रोल कर रही होती है। इसी तरीके से बेटे आपको ना एनिमल में भी वैक्स मिलती है। अच्छा, एनिमल्स में आपने कभी देखा हो, मतलब अपने ह्यूमंस में ही देखा होगा कि कानों के अंदर बाजू का लोग चाबी लेकर अपने आप को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं।
हाँ, वो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करके कोई चीज़ निकालते हैं, वो कहते हैं शायद इस वैक्स की वजह से हम स्टार्ट नहीं हो रहे थे। हाँ, शायद आपने कभी ऑब्जर्व किया हो। तो असल में उनके कानों में ना बेटे वैक्स होती है, और वो जो वैक्स उनके कानों में पाई जाती है उनको हम लोग सीरूमेन वैक्स का नाम देते हैं। ठीक है, सीरूमेन वैक्स के अलावा अगर आपने कभी स्किन के ऊपर देखा हो, ऑयली जो लोगों की स्किन होती है वहाँ पर सीबम पाई जाती है। इसी तरीके से हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि वूल जो आपके पास शीप वूल है उसके ऊपर लैनोलिन वैक्स मौजूद होती है। लैनोलिन वैक्स जो है वो आपके पास शीप वूल के पास पाई जाती है, शीप वूल के पास मौजूद होती है। इसी तरीके से बी वैक्स का नाम आपने शायद कभी सुना हो। ठीक है, उसके अलावा हम लोग ये भी बात पढ़ते हैं कि आपके पास सिंथेटिक वैक्सेस भी पाई जाती हैं। यानी बात यहाँ पर भी ख़त्म नहीं होती है, और हम लोग बात सिंथेटिक वैक्सेस की भी करते हैं कि इन सिंथेटिक वैक्स की बात करें तो आपके पास जो वैक्स मिल रही होती है पैराफिन की, हाँ, जो आप कैरोसिन ऑयल से, क्रूड ऑयल से तैयार करते हैं, जो आप मोमबत्ती घर में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, बी वैक्स कहाँ पे पाई जाएगी जी? बी वैक्स कहाँ होगी? हाँ जी बिल्कुल, बी हाइव में। जैसे आपने वो कभी, आज तो बस वैसे ही थोड़ा सा जुम्मा है शायद, तो मिजाज ऐसे कि वो आपने शायद कभी सुना होगा कि शायर ने कहा कि मगज़ को बाग में जाने न देना। मगज़, ये मगज़ नहीं है, ब्रेन नहीं है, मगज़ को यानी शहद की मक्खी को बाग में जाने ना देना ना हक खून परवाने का होगा। ठीक है, तो शायर अपने कौन से जज्बात इसमें शो करना चाह रहा है? वो कह रहा है कि अगर ये मक्खी बाग में जाएगी, वहाँ से नेक्टर को एब्जॉर्ब करेगी, नेक्टर एब्जॉर्ब करेगी तो जाकर हाइव बनाएगी, वहाँ पर उसको स्टोर करेगी, स्टोर करने के बाद शहद तो लोग ले जाएंगे, हाइव पीछे रह जाएगा, हाइव की मोम से मोमबत्ती बनेगी, और मोमबत्ती के ऊपर आएगा परवाना। जब कभी मोमबत्ती जलेगी, शम्मा जलेगी तो परवाने तो मरेंगे। तो हम लोग ये कहते हैं कि अच्छा ठीक है भाई, कि आपके पास अगर शहद की मक्खी को बाग में जाने से रोक लो वरना परवाने मर जाएंगे। तो उसकी बात, उसने कनेक्शन जो है वो कुछ इस तरह से किया उसके साथ। एनीहाउ जी, हम कहते हैं कि साइंसदान है, शायर नहीं है, वो साइंसदान है। वो पूरी बायोलॉजी के ऊपर बात करता है, कॉन्जुगेटेड लिपिड के ऊपर बात करता है। देखिए जी, जब कभी आप कॉन्जुगेट की बात करते हैं ना, तो कॉन्जुगेट का तो लफ्जी मतलब ही ये है कि आपके पास दो चीज़ें मिल रही हैं। जब कभी आप सिंपल लिपिड के साथ किसी चीज़ को जोड़ते हो तो वो कॉन्जुगेट बनता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं आपसे ये कहता हूँ कि बेटे आपके पास जो ग्लाइको लिपिड है, आपने लिपिड के साथ ग्लाइकेन की चेन को जोड़ा है तो वो ग्लाइकोलिपिड बन गया है। आपने अगर लिपो प्रोटीन्स की बात की है, यानी लिपिड्स के साथ प्रोटीन को जोड़ा है या प्रोटीन के साथ लिपिड को जोड़ा है, या आप कभी बात करते हैं स्फिंगोलिपिड की जो कि आपकी माइलिन शीट में पाए जाते हैं, या कभी आप बात करते हैं फॉस्फोलिपिड की, तो बेसिकली आपने लिपिड्स के साथ फॉस्फेट ग्रुप को अटैच किया। सो समहाउ हम लोग ये बात पढ़ रहे होते हैं कि आपके पास डिफरेंट तरह के लिपिड के साथ, यानी बेसिक लिपिड के साथ असल में डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हो रहे होते हैं। जब कभी आप इसको इसी पैटर्न के अंदर यहाँ पे पढ़ना शुरू करते हो और आप ये कहते हो कि जी ये मेरे पास ग्लिसरॉल का वही मॉलिक्यूल है जिसके पास यूं उसी तरह से 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स मौजूद होते हैं और बाकी हम हाइड्रोजन कंटेन करते हैं टू बैलेंस दैट 4 वैलेंसी ऑफ कार्बन। तो सिंपल लिपिड क्या है? सिंपल लिपिड ये है कि आपके पास यहाँ पर एक चेन कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ यूं अटैच है, एक यूं अटैच है, तो ठीक है भाई, ये डाई एसाइल ग्लिसरॉल तो है, ये तो बट ठीक बात है कि ये आपके पास जब कभी भी यहाँ पर बॉन्ड बन रहा होगा तो ये तो आपके पास एक डाई एसाइल ग्लिसरॉल की फॉर्मेशन हो रही होगी। अच्छा, ये डाई एसाइल ग्लिसरॉल की फॉर्मेशन के नतीजे में हम एक और बात जो यहाँ पर पढ़ रहे होते हैं वो क्या होती है कि आपके पास जो तीसरे नंबर का कार्बोक्सिलिक का हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, नाउ इट इज अवेलेबल फॉर अटैचमेंट विद ए फॉस्फोरिक एसिड मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड का मॉलिक्यूल है। ये फॉस्फोरिक एसिड का मॉलिक्यूल क्या कर रहा है कि ये यहाँ से
अगेन एक वाटर मॉलिक्यूल की रिमूवल करता है, ठीक है जी। सो हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स आर इन टर्न रिमूव्ड, कितने वाटर मॉलिक्यूल इन टर्न आपके पास रिमूव हो रहे हैं, तो आप कहते हो 3 वाटर मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो यहाँ से रिमूव हो रहे हैं। तो ठीक है जनाब, आपके पास यहाँ पर 3 वाटर के मॉलिक्यूल हैं जो यहाँ से रिमूव किए जा रहे हैं, और ये मॉलिक्यूल इस वक्त आपके पास किस में कन्वर्ट हो गया, ये फॉस्फोटैडिक एसिड में। अब देखिए बेसिकली आपका सिंपल लिपिड था डायसाइल ग्लिसरॉल, आपने डायसाइल ग्लिसरॉल के साथ एक नई चीज़ जोड़ दी, उसका नाम था फॉस्फोरिक एसिड। अब आप इस फॉस्फोरिक एसिड के साथ जैसे जैसे नाइट्रोजनियस बेस जोड़ते चले जाओगे, आपके पास लिपिड की नेचर चेंज होती चली जाएगी। यानी मैं आपसे अगर ये कहता हूँ कि यहाँ पर आप अटैच करते हो फॉर इंस्टेंस एक OH CH2 नाइट्रोजन मिथाइल ग्रुप और मिथाइल ग्रुप, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि जी इस सूरत में हमारे पास हुआ ये कि अगेन यहाँ पर एक एस्टर लिंकेज बना, एक वाटर का मॉलिक्यूल एमिट हुआ, 4 एस्टर लिंकेजेस बने, 4 वाटर के मॉलिक्यूल रिमूव हुए। हमने यहाँ पर जो ग्रुप लगाया है वो लगाया है कोलीन का। पहले ये आपके पास मॉलिक्यूल मौजूद था इन फॉर्म ऑफ डायएसाइल ग्लिसरॉल, उससे हमने फॉस्फोटैडिक एसिड बनाया, फॉस्फोटैडिक एसिड के साथ जैसे ही कोलीन लगाई ये बन गया फॉस्फोटेडाइल कोलीन। हाँ, यानी मैं अगर इसको यूँ लिखता हूँ कि भाई देखो आपके पास ये एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल था, मैं इसको नीचे बनाता हूँ कि ये आपके पास एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल था, 1 2 3 3 कार्बन थे, और इस ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल के साथ मैंने अटैच किए एक फैटी एसिड की ये चेन और एक फैटी एसिड की ये चेन, क्योंकि एक के ऊपर आपके पास सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो सकता है, दोनों सिंगल भी हो सकते हैं, दोनों डबल भी हो सकते हैं। हमने कहा ये दोनों चेन डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा, ये दोनों हो गई। फिर हम लोगों ने ये कहा कि जनाब हमने इसके साथ अटैच किया है यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। तो ये आपके पास ग्लिसरॉल है, ये चेन्स आपके पास फैटी एसिड्स की चेन है, 2 फैटी एसिड की चेन है, और जब आप इन दोनों चेन्स को मिला लेते हैं ये बन जाता है डायएसाइल ग्लिसरॉल, ठीक है। और जब मैं आपसे ये कहता हूँ कि इस डायएसाइल ग्लिसरॉल के साथ हम जोड़ लेते हैं फॉस्फेट के ग्रुप को भी, तो जब आप फॉस्फेट का ग्रुप भी जोड़ लेंगे तो बेटे ये आपके पास बन जाएगा फॉस्फेटिक एसिड, ठीक है। और अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि इसके साथ मैंने एक नाइट्रोजनियस बेस भी अटैच कर दी, नाइट्रोजनियस बेस अटैच्ड, तो अगर मैं इसके साथ नाइट्रोजनियस बेस भी अटैच कर देता हूँ, तो अब ये फॉस्फेटिक एसिड जो है ये फॉस्फोटिडाइल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। वो जो आपने चीज़ लगाई होगी, कोलीन लगाई है तो कोलीन आ जाएगा, अगर आपने एथेनोलामीन लगाई है तो एथेनोलामीन आ जाएगा। मिसाल के तौर पर इसको एथेनोलामीन में चेंज कर दें, फॉर एग्जांपल ये OH CH2 नाइट्रोजन हाइड्रोजन और अनदर हाइड्रोजन, तो ये आपके पास एथेनोलामीन बन जाएगी, एथानॉल अमाइन बन जाएगी, ठीक है। तो ये तो हो सकता है, पॉसिबल है। उसने कहा जी अगर आप इसके अलावा यहाँ पर कोलीन एथेनोलामीन के अलावा अगर आप OH CH2, दिस इज एन अल्फा कार्बन containing hydrogen and
दिस ग्रुप एंड COO नेगेटिव ग्रुप ये लगा देते हैं तो बेटा ये सेरीन बन जाएगा। ठीक है, सो ये कोई भी नाइट्रोजनियस बेस हो सकती है, ये फॉस्फोएटाइल कोलिन हो सकती है, ये फॉस्फोएटाइल कोलिन हो सकती है, ये फॉस्फोएटाइल एथेनोलामीन हो सकती है, फॉस्फोएटाइल सेरीन हो सकती है। भाई आज तक 2020 तक तो सवाल नहीं पूछा उसने फॉस्फोलिपिड में से, लेकिन फिर अब उसने सवाल पूछा तो क्या पूछा, उसने कहा जी ये फॉस्फोलिपिड जो है वो आपके पास मोस्ट अबंडेंटली कहाँ पे पाए जाते हैं, तो भाई फॉस्फोलिपिड मोस्ट अबंडेंटली प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, तो कोई मुश्किल बात ही नहीं कही उसने। ठीक है, फिर हम लोग बेटे यहाँ से ऑनवर्ड मूव करते हैं टूवर्ड्स डिराइव्ड लिपिड्स। अच्छा ये बात भी याद रखें कि ड्राइव लिपिड की ना बेटे एक क्लास नहीं है, ड्राइव लिपिड जो हैं वो आपके पास एक डिफरेंट क्लास के मॉलिक्यूल हैं। हमारी किताब ने आपके साथ आज तक जो चीज़ें शेयर की हैं वो सिर्फ टर्पिनॉइड से एसोसिएटेड की हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहली बात वैसे पर टर्पिनॉइड से रहे होते हैं कि ये जो टर्पिनॉइड्स हैं ये असल में पॉलीमर ऑफ आइसोप्रिनॉइड्स हैं। ये आइसोप्रिनॉइड यूनिट की वजह से बनते हैं यानी अब आप बहुत से आइसोप्रिनॉइड यूनिट मिलाते हैं, बट आर आइसोप्रिनॉइड यूनिट्स, तो हम कहते हैं कि जी ये आपके पास C5H8 के यूनिट्स मौजूद होते हैं, इनको हम लोग आइसोप्रिनॉइड यूनिट्स का नाम देते हैं। ठीक है, अच्छा तो आप जब आइसोप्रिनॉइड यूनिट्स को मिलाते हो तो हम उसको फिर नाम देते हैं कि ये टर्पिनॉइड्स हैं। इसका मतलब है कि ये अब लिपिड की उस कैटेगरी से आउट हो गए हैं, यानी हम कहते थे लिपिड पॉलीमर नहीं बनाते, लेकिन ये पॉलीमर बनाते हैं। हाँ, हमने कहा था कि लिपिड्स में लाजमी बात है फैटी एसिड होने चाहिए, हजूर यहाँ पर फैटी एसिड मौजूद नहीं होते। ठीक है, उसने कहा अच्छा टर्पिनॉइड बनेगा कैसे, हम कहते हैं जी बड़ी सीधी सी बात है, आप यूँ कीजिए कि ये एक कार्बन है, ये दूसरी कार्बन है, ये तीसरी कार्बन है, ये चौथी कार्बन है। ठीक है, ये तो कोई मुश्किल बात नहीं है। मैं कहता हूँ भाई सीधी सी बात यह है कि आप यहाँ पर भी डबल बॉन्ड लगाओ, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड लगाओ और दरम्यान में सिंगल लगा लो, अभी भी मैंने कोई मुश्किल बात नहीं की है। यहाँ पर भी CH2 लगाया और यहाँ पर भी CH, ये मैंने तकरीबन मिरर इमेज सा बना दिया, CH2 यहाँ पे भी CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड। एक ब्रांच आपने लगाई CH3 की और एक लगाई हाइड्रोजन की और बात ख़त्म हो गई। सो हमने कहा जी ये आइसोप्रिनॉइड यूनिट आपके पास बन गया। अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन थोड़ी डिफरेंट है। उसने कहा जी अगर आप दो आइसोप्रिनॉइड यूनिट जोड़ते हो तो दो आइसोप्रिनॉइड यूनिट जोड़ के आपके पास बनते हैं मोनोटर्पीन्स, और इसकी बेहतरीन एग्जांपल जो है वो मेंथॉल हुआ करती है। इसी तरीके से अगर आप चार आइसोप्रिनॉइड यूनिट जोड़ते हैं तो आपके पास बनती हैं डायटरपीन्स, और डायटरपीन्स आपके पास विटामिन ए हो सकता है, फाइटोल की चेन है जो कि C20H39 के साथ होती है। अगर मेरे बेटे मैं 6 आइसोप्रिनॉइड यूनिट जोड़ता हूँ तो ट्राइटरपीन्स बनती हैं जो कि एम्ब्रीन हैं। ठीक है जी, जो कि आपको फ्रेगनेंस देती हैं। ये बेसिकली वोलेटाइल नेचर के कंपाउंड है, फ्रेगनेंस देते हैं। अच्छा, अगर 8 आइसोप्रिनॉइड यूनिट जोड़ते हैं तो बेटे आपके पास बनती हैं कैरोटीन्स। असल में ये जो कैरोटीन या कैरोटिनॉइड्स का नाम है तो ये कैरेट से निकलने वाले टर्पिनॉइड्स थे, और कैरोटीन का अगर आप कभी फॉर्मूला देखें तो ये कैरोटीन बेसिकली अब हो गई, सॉरी ये मुझे यहाँ पर टेट्रा टर्पीन लिखना चाहिए था, उसकी एग्जांपल हम लोगों ने पहले लिख दी। तो हम लोगों ने ये कहा कि ये टेट्रा टर्पीन्स होंगी, दीज आर टेट्रा टर्पीन्स, और कैरोटीन एग्जांपल बनेगी C40H56 वैल्यू आ रही होगी। ठीक है, सो समहाउ हम कहते हैं कि जी आपके पास टर्पिनॉइड ऐसे होते हैं, राइट। अच्छा, मोर ओवर हम कहते हैं कि जी ये आपके पास पॉलीटर्पीन्स भी हो सकते हैं, और जब कभी आप पॉलीटर्पीन्स की बात करते हो
तो पोलीटर्पीन का मतलब क्या होगा जी? ये 10,000 से 30,000 तक यूनिट्स हो सकते हैं पोलीटर्पीन में, खासतौर पे रबड़ की जब कभी हम बात कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद मैं कहता हूँ जी टर्पिनॉइड में हम आगे चलते हैं, तो हम लोग बात कर रहे होते हैं कि एक और क्लास ऑफ कंपाउंड आपके पास पाए जाते हैं जिनको हम लोग कोलीस्टीरोल्स कहते हैं। असल में ना बेटा ये कोलीस्टीरोल जो है ना, ये आपके पास जैसे भी कंपाउंड होते होंगे, इनको पहले तो यूँ समझ लीजिए कि ये असल में ना आपके पास होते हैं स्टीरोल्स। असल में ये बल्कि उससे भी पहले बात स्टीरॉइड्स होते हैं। और स्टीरॉइड की दो कैटेगरीज हैं। अगर तो उनके पास कीटो ग्रुप है तो फिर वो हैं स्टीरोन्स, और अगर उनके पास OH ग्रुप है तो फिर हैं वो स्टीरोल्स। या तो ये स्टीरोन्स होते हैं या ये स्टीरोल्स होते हैं। अच्छा, वो स्टीरोल जो कि आपको प्लांट्स में मिलते हैं, इनको हम बोलते हैं फाइटोस्टीरोल, और वो जो आपको मिलते हैं फंजाई में, इनको बोलते हैं एर्गोस्टीरोल्स, और वो जो एनिमल्स में मिलते हैं इनको बोलते हैं ज़ूओस्टीरोल, ठीक है। अब ज़ूओस्टीरोल का वो स्टीरोल जो कि आपको खास तौर पे गॉल ब्लैडर में मिलता है, उसको मेरे बेटे हमने कोलेस्ट्रॉल का नाम दिया। कोली का मतलब ही गॉल ब्लैडर होता है, तो हमें गॉल स्टोन में ये मिला था, इस वजह से हमने इसको कोलेस्ट्रॉल का नाम दे दिया। अच्छा, अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो हम यहाँ पर ये करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बड़ी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल हैं, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, विटामिन डी, ये इसकी बड़ी फेवरेट एग्जांपल्स हैं। यानी विटामिन डी की बात कर लें आप, टेस्टोस्टेरोन की बात करें, ये सारे इसके डेरिवेटिव्स हैं। प्रोजेस्टेरोन की बात कर लें, सब इसके डेरिवेटिव्स हैं। अच्छा, ड्राइव लिपिड्स में अब चूँकि जगह थोड़ी सी कम है तो हम लोग इसको फिर ऊपर लेकर चलते हैं कि ड्राइव लिपिड के अंदर एक और बड़े इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हम लोग प्रोस्टाग्लैंडिन्स कहते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है जी। अच्छा, ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स असल में आपके पास प्रोस्टेट ग्लैंड से निकले पहली बार महसूस ही हुआ। हालांकि ये शुरुआत में पता चला कि ये सेमिनल वेसिकल की प्रोडक्शन है। ये 20 कार्बन यूनिट्स कंटेन करते हैं, 20 कार्बन की चेन है, ठीक। और ये क्या नेचर के मॉलिक्यूल होते हैं? हम कहते हैं ये असल में आपके पास VIP नेचर के मॉलिक्यूल है। मैं यहाँ पर स्टेरिक मार्क कर रहा हूँ और यहाँ पर आ रहा हूँ, ठीक है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स बेसिकली आपके यहाँ बड़े VIP नेचर के मॉलिक्यूल है। उसने कहा जी VIP कैसे हैं? हमने कहा देखें जी, बड़ी सीधी सी बात है, ये जो सारी की सारी वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन है अगर कहीं पे होती है, या वेजो डायलेशन होती है, तो वो क्यों होती है? वो बेसिकली किसी जगह पर ब्लड का फ्लो ज़्यादा कराना है या ब्लड का फ्लो कम कराना है, ब्लड प्रेशर बढ़ाना है। तो ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ा सकते हो? भाई आप कहीं पर पानी दे रहे हैं किसी पाइप से और उसके आगे हाथ रख लें, जैसे आप हाथ रखेंगे वाटर का फ्लो तेज़ हो जाएगा, तो वेजो कंस्ट्रिक्शन से वाटर का फ्लो तेज़ कराया जा सकता है। अच्छा, यहाँ पे कहीं आपको कभी फिंसी नहीं कराती है, तो वहाँ पे ब्लड का फ्लो बढ़ता है, तो वहाँ पे बेसिकली वेज़ोडाइलेशन हो रही होती है। अच्छा, वहाँ पे सिर्फ वेज़ोडाइलेशन नहीं हो रही, गौर करो वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो रही है। क्यों इन्फ्लेमेशन हो रही है? भाई वहाँ पे ब्लड ज़्यादा है, ज़्यादा वाइट ब्लड सेल्स आए, जितने वाइट ब्लड सेल्स आएंगे उतना इम्यून एक्शन होगा, उतना इम्यून एक्शन आपके पास यहाँ पे परफॉर्म होगा, उतना इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा, उतनी किलिंग होगी।
ठीक है। इसलिए आप कभी वहाँ से अगर पस निकालते हैं, पस रिमूव करते हैं, तो वो पस क्या कंटेन कर रही है, वो वाइट ब्लड सेल की डेड बॉडीज़ कंटेन करती है। उसके बाद हम कहते हैं कि वहाँ पर आपने कभी फील किया होगा कि आपको पेन होती है, तो पेन भी यही इंड्यूस करवाते हैं। फिर इसी तरीके से ये पायरोजेंस जो कि आपको फीवर इंड्यूस कराते हैं, वो भी यही करा रहे होते हैं, ठीक है। और यानी फीवर भी आपको पास इन्हीं की वजह से हो रहा होता है। पेन के जो सेंसेशंस हैं वो भी इन्हीं की वजह से हो रही होती हैं। जो लोकल मस्कुलर कंट्रैक्शन होती हैं वो भी इन्हीं की वजह से हो रही होती हैं। कभी आपने ये फील किया होगा कि अगर हम लोग कभी ब्रूफेन का इंटेक करते हैं, आइबुप्रोफेन सॉल्ट है उसका, कभी एस्प्रिन का इंटेक करते हैं, डिस्प्रिन जिसे आप कहते हैं, पैनाडोल लेते हैं, ये सारे के सारे बेसिकली इन प्रोस्टाग्लैंडिन्स को स्टॉप करते हैं। ये असल में बेसिकली लोकल हार्मोन है जो बहुत से सेल से प्रोड्यूस होते हैं, और ये क्या करते हैं, लोकल कंट्रैक्शन करते हैं। जैसे फीमेल को जब कभी भी मेंस्ट्रुएशन होती है, मेंस्ट्रुएशन आउटफ्लो से पहले उसको पेन होता है, या कभी उनको बुखार हो जाता है, तो वो क्या वजह है कि उस वक्त फीमेल के यहाँ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि वहाँ पे लोकल कंट्रैक्शन करते हैं, जिसकी वजह से पेन होती है। वहाँ पर उसको ज़्यादा रिलीज़ होने की वजह से, प्रोस्टाग्लैंडिन होने की वजह से बुखार भी हो सकता है। अच्छा, उसके अलावा ये प्लेटलेट्स को एग्रीगेट और डिसएग्रीगेट करने का हेल्प करते हैं। ये एग्रीगेशन और डिसएग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स का काम करते हैं। सो दिस इज़ हाउ यू कैन से दैट कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो हैं वो आपको कैसे फैसिलिटेट करते हैं। जैसे मेल के यहाँ जब कभी सीमन रिलीज़ होता है, तो मेल के यहाँ जो सेंस ऑफ प्लेयर है उसकी सेक्स ट्यूब में, स्पर्म्स के मूवमेंट में, वो सेक्स ट्यूब के अंदर जो एक वेव लाइक एक्शन मूव कर रहा है उसके यहाँ, वो प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से हो रहा है। ठीक है जी। सो यहाँ तक हम लोग ये बात को कंप्लीट करते हैं। लिपिड्स हमारे कंप्लीट हो रहे होते हैं। चूँकि लेक्चर लंबा था और लिंक ऑफ हो गया, आपको होपफुली ये चीज़ें मिल गई होंगी। यूट्यूब से आप इस वक्त यूट्यूब ही देख रहे होंगे इस लेक्चर को कंप्लीट करने के लिए। क्वेश्चन आंसर सेशन कंटिन्यू रहेगा। जैसे ही हम लोग लेक्चर नंबर 12 में आपकी कल डिस्कशन होगी वो आपको मिल जाएगी। फिर मंडे को इंशाल्लाह आपके साथ हम लेक्चर नंबर 12 डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स का। उसमें पहले हम सेशन रखेंगे क्वेश्चन आंसर का। सो सी यू ऑन मंडे इंशाल्लाह। थैंक यू।